एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत ही ज्यादा अच्छे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे है ये सारे के सारे एमसीक्यू। टोटल 50 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो पार्ट 1 है उसमें हम 25 डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। सो द प्रोसेस बाय विच माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड। तो हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी, माइक्रोस्पोर जो मदर सेल से बनते हैं, मतलब पोलन मदर सेल से बनते हैं मियोसिस के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस, पोलिनेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। अगर आपने क्लासेस अटेंड करी हैं, क्लासेस देखी हैं मेरी, तो आपको इसका आंसर 100% पता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो अगर आपको आंसर सेलेक्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए तो थोड़ी देर आप वीडियो को पॉज कर लेना और अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, आप ये कर लो एंड देन उसके बाद चेक करो कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो। ओके, हेलो फ्यूचर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, अगर आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और एनएफएसयू एनएफईटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, जिसे आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी डिजिटल डिवाइस में इसे आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। हमारे स्पेशल कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, नोट्स। अगर आप हमारे नोट्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ भी और फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एंड इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगी परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक योर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कोर्स। एंड अगर आप हमसे बात करना चाहते हो सो यू कैन टेक्स्ट अस इन व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन। सो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है कहां से? एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। प्लांट सेम है, फ्लावर्स अलग अलग है। इसको हमने क्या बोला था? आप ऑप्शन है कि आपके पास जेनोगेमी, गाइटेनोगेमी, ऑटोगेमी और सिनगमी। ठीक है, सो हमने पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा हमने पढ़ा था क्रॉस पॉलिनेशन। सो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था? ऑटोगेमी और गाइटेनोगेमी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है जब पोलन ग्रेन्स, ठीक है, एक तो ये है कि ये एक ही प्लांट है, सेम प्लांट है, उसका ये फ्लावर है, लेट्स से ये एंथर है और ये फ्लावर मैंने बनाया। इसके एंथर, इसके ही ओव्यूल को अगर फर्टिलाइज करेंगे तो उसको हमने बोला था ऑटोगेमी। ये ऑटोगेमी हुई। इसके अलावा अगर प्लांट सेम है, एक फ्लावर यहां पे है, दूसरा फ्लावर यहां पे है, ठीक है, तो ये वाला एंथर यहां ओव्यूल को अगर फर्टिलाइज करे तो इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने गाइटेनोगेमी बोला था। और ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, ऑटोगेमी और गाइटेनोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन है। जेनोगेमी क्या होता है? ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अगर मैं यहां पे 2 प्लांट बनाऊं, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, देन वी हैव प्लांट बी। तो जब इसके एंथर इसके ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जेनोगेमी। और ये क्या है? ये है क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ फ्लावर। हम क्या कर रहे हैं? एंथर्स को रिमूव कर रहे हैं। किसी फ्लावर के एंथर को हमने रिमूव करा, वी आर रिमूविंग द एंथर्स फ्रॉम अ फ्लावर बट बिफोर द डायनेसेंस। डायनेसेंस का मतलब क्या होता है? जब एंथर है उसमें जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो बर्स्ट हो जाता है। तो जो बर्स्ट होने का प्रोसेस है उसको हम डायनेसेंस के नाम से एक्सप्रेस करते हैं। इस फिनोमेना को डायनेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एंथर फटने के पहले ही आप एंथर्स को रिमूव कर रहे हो फॉर ब्रीडिंग पर्पस तो इसे हम क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन, बैगिंग। तो इसे हम क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन, बैगिंग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और रीबैगिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इमैस्कुलेशन। जब हम इसको कट रिमूव कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे इमैस्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 4। द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। क्या है?
स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इन एन एम्ब्रियो, जिसको हम सीड कहते हैं, इज रेफर टू एज एपोमेक्सिस, डॉर्मेसी, पॉलीएम्ब्रियोनी और एम्ब्रियोनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसे हम कहते हैं डॉर्मेसी। डॉर्मेसी में जो सीड है वो क्या करता है? इनएक्टिव रहता है। और कब एक्टिवेट हो जाता है? जब इसके फेवरेबल कंडीशन हो जाते हैं, मतलब सॉइल मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, वाटर मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, तो ये जो सीड है वो अपना डॉर्मेट स्टेट को छोड़ के जर्मिनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड इन द एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स। हमने पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर देखा था, कैसा था स्ट्रक्चर? एक इनर वॉल थी, एक आउटर वॉल थी। आउटर वॉल बहुत ही ज्यादा सख्त थी, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट थी, हाई एल्कली और एसिडिक एनवायरनमेंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, किसी भी तरीके का हीट टेम्परेचर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने बोला था स्पोरोपोलेनिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो एग्जाइन है, जो ऊपर वाली वॉल है, उसको हमने बोला क्या? एक्साइन। जो अंदर वाली वॉल है उसका नाम क्या है? इंटाइन। ठीक है, इसके अंदर ही दो सेल है, यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग रहता है जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट रहता है, इसको हमने क्या बोला था? जर्म पोर, है ना। तो ये स्ट्रक्चर होता है, जो आउटर लेयर है वो किससे बना है? स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, फ्लावर्स दैट डू नॉट ओपन एट ऑल ड्यूरिंग लाइफ टाइम इज नोन एज। सो साइनोकार्पस, सेलेस्टोगैमस, एपोकार्पस और कैस्मोगैमस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये वो वाले फ्लावर्स हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते, इनको ओपन होने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं सेलेस्टोगैमस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है? इन द ग्रास फैमिली द कॉटलिडन सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस इज कॉल्ड एज। सो स्क्यूटुलम, एंटीपोडल, इपिकोटाइल और पेरिकार्प। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है स्क्यूटुलम। स्क्यूटुलम कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ये मोनोकॉट्स में होता है, मोनोकॉट्स में होता है, डाइकॉट्स में स्क्यूटुलम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जो मोनोकॉट सीड आप देखोगे तो इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक ऊपर कैप जैसी आपका जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है, कॉटलिडन के जस्ट पास में ये स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्क्यूटुलम। ठीक है, ये स्क्यूटुलम होता है, दिस इज स्क्यूटुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द फीमेल गैमीटोफाइट क्या है? फीमेल गैमीटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज नोन एज पोलन ग्रेन, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक एंड टैपिटम। तो टैपिटम तो आपका पोलन ग्रेन जिस पाउच में बन रहा होता है उसके सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो पोलन मदर सेल के अटैचमेंट में रहती है। एंड पोलन ग्रेन को रिमूव कर दो क्योंकि ये दोनों ही फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट से रिलेटेड नहीं है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप सभी, क्योंकि मैंने आपको फीमेल गैमीट के नाम से ओव्यूल बोला है, बट ओवरऑल क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक क्या होता है? एम्ब्रियो सैक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर क्या होते हैं? इंट्यूगमेंट्स होते हैं, इस तरीके के इंट्यूगमेंट्स होते हैं। मैंने क्लास में ऑलरेडी आप सभी को ये चीजें पढ़ाई है। अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले, ये क्वेश्चन वाली वीडियो देखने से पहले वो सारी वीडियो जरूर से अटेंड करके आओ। ठीक है, ये क्या है? इंट्यूगमेंट। ये जो ओपनिंग है इसको हमने क्या बोला था? माइक्रोपाइल। ये चलाजा एंड ये दोनों क्या है? इंट्यूगमेंट्स। ठीक है, अब ये जो सेल है ये है आपका एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे 3 सेल है एंड यहाँ पे हमारी पोलर बॉडी है जिसमें इसमें सेंट्रल बॉडी, सॉरी ये हमारी सेंट्रल बॉडी है जहां पे 2 पोलर न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, ये क्या है? ये है एग एपैरेटस। एग सेल के साथ साथ 2 सिनोगिड सेल है, ये एंटीपोडल सेल है, इनका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा ये आप इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक और दिस इज नथिंग बट द फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है? द परसिस्टेंट रेसिडुअल न्यूक्लियस इन सीड इज टर्म्ड एज पेरिकार्प, जर्म पोर, हाइलम एंड पेरिस्पर्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेरिकार्प।
ठीक है, जो न्यूक्लियस, सीड का न्यूक्लियस का जो रेसिड्यूअल पार्ट होता है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं, क्योंकि जर्म पोर किस में होता है, आपके पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में जर्म पोर होता है। हाइलम किस में होता है, यहाँ पे होता है हाइलम, ये वाला एरिया हाइलम कहलाता है। ठीक है, ओव्यूल्स में। पेरिस्पर्म भी नहीं कहलाता, जो रेसिडुअल न्यूक्लियस होता है सीड में, इसे हम कहते हैं पेरिकार्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज वेरी ऑब्वियस। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, अच्छा ऑप्शन देख लो, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, सिनगमी या फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सिनगमी। सिनगमी ही क्या है, फर्टिलाइजेशन। हमने फर्टिलाइजेशन वर्ड बार बार पढ़ा है लेकिन सिनगमी कम पढ़ा है, बट सिनगमी एंड फर्टिलाइजेशन इज द सेम थिंग। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं तो उसे हम कहते हैं सिनगमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग पोलन ग्रेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है वो किससे न्यूट्रिशन लेगा, टैपेटम, एक्साइन, मिडिल लेयर एंड नन ऑफ दीज। अब याद करो, जब हमने एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर जब देखा था तो लेट्स से ये यहाँ पे सारी पोलन मदर सेल है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। ये सारे के सारे सेल डिवीजन के बाद मेच्योर होके पोलन बनेंगे। अब ये किससे न्यूट्रिशन लेंगे, इसके जस्ट बाद वाली लेयर जिसमें बहुत डेंस साइटोप्लाज्म है और न्यूट्रिशन है। ये कौन सी लेयर थी, ये थी टैपेटम, ये थी टैपेटम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके ऊपर फिर और मल्टीपल लेयर्स थी। ठीक है, ये किसका काम करती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ये बाकी की और बची हुई लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है, बट जो टैपेटम लेयर है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है इन पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स की जो प्री मेच्योर सेल्स है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हाउ मेनी मेगास्पोर इन द ओव्यूल आर फंक्शनल। ठीक है, तो जब मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया था तो मैंने क्या पढ़ाया था कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, जो मेगास्पोर मदर सेल है उससे ओव्यूल बनेगा, उसमें ही एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा। पर ये कितनी बनती है, एक ही बनती है। मल्टीपल मेगास्पोर सेल बनती है बट उसमें से एक ही क्या होती है, मैच्योर होती है ना। तो कितनी सेल्स बनेंगी, सिर्फ एक सेल बनेगी। पोलन ग्रेन्स तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टरी स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक होता है। ठीक है, एक बारी में एक होता है। नेक्स्ट वी हैव 13, एप्पल इज अ फ्रूट ऑफ विच टाइप ऑफ फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट और एपोमेक्टिक फ्रूट। एपोमेक्टिक फ्रूट नहीं है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नहीं है, ये कौन सा फ्रूट है, ये है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, ये फॉल्स फ्रूट होता है। फॉल्स फ्रूट क्यों होता है, क्योंकि एप्पल किससे बनता है, जब फ्लावर आता है तो जो ग्रीन एरिया होता है ना, ये जो ग्रीन एरिया होता है, अब इसके ऊपर फ्लावर बनेगा। ठीक है, लेट्स से ये फ्लावर मैंने इमेजिनरी फ्लावर बनाया है, इसके बाद जो ये ग्रीन बल्बस एरिया होता है यही ही डेवलप होके फ्रूट बनता है एप्पल में। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। Next we have question number 14. The resistant material in the outer layer of pollen grain is made up of. देखो ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेड होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस बार स्पोरोपोलन से रिलेटेड, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, अंदर की डिफरेंट सेल्स, 3 सेल स्ट्रक्चर या 2 सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सो किससे बना है भाई, स्पोरोपोलिन से बना है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच सीड हैज वायबिलिटी ऑफ 1000 इयर्स। 1000 नहीं है, 10,000 है। हाँ, 10,000 इयर्स। कौन सी ऐसी सीड है जिसकी जो वायबिलिटी है वो 10,000 साल की है। So here we have 4 options, lupinus, date palm, rice और phoenix। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ल्यूपिनस। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, सो इस एक इंफॉर्मेशन को याद रखना। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट ऑकर्स विदिन। जो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट है वो किसके अंदर होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, एंडोथीकम, माइक्रोपाइल और नकलस। सो नकलस एंड माइक्रोपाइल किससे रिलेटेड है, आपके फीमेल रिप्रोडक्टरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इनको एलिमिनेट कर दो, बच गया एंडोथीकम और माइक्रोस्पोरेंजियम। एंडोथीकम तो प्रोटेक्टिव लेयर है,
सो क्या है करेक्ट ऑप्शन है ए माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं और जो पोलन ग्रेन्स में मैच्योर होके कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, विच फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय बर्ड्स। तो कौन सा फ्लावर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेट होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है रेड सिल्क कॉटन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रेड सिल्क कॉटन कौन पॉलिनेट करता है? इनके फ्लावर्स को बर्ड्स पॉलिनेट करती हैं। अच्छा, डिफरेंट पॉलिनेशन के अलग अलग नाम है कि पानी से कैसे हो रहा है पॉलिनेशन, उसे क्या कहते हैं, विंड से कैसे हो रहा है, डिफरेंट जो बायोटिक एजेंट्स थे मतलब एनिमल्स थे वो किस तरीके से पोलन ट्रांसफर कर रहे हैं, सबका एक स्पेसिफिक नेम है, वो जरूर से याद रखना, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अगेन स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन की वजह से ही वो सालों साल तक प्रिजर्व रह सकते हैं और एज अ फॉसिल भी मिले हुए हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, द यूका प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स, वाटर, मॉथ्स एंड विंड। तो जो यूका प्लांट है, यूका प्लांट किससे पॉलिनेट होता है? ये मॉथ से पॉलिनेट होता है। यूका प्लांट किससे पॉलिनेट होता है? मॉथ से। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस इंफॉर्मेशन को भी सब बच्चों को याद रखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पोलन, insects that consume pollen without bringing about pollination are called। so options है pollen inhibitors, pollen robbers, pollinators and none of these। so pollinators तो pollination करते हैं ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी पोलन रॉबर्स। तो ये रॉबरी कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स की, इस वजह से मैंने कहते हैं पोलन रॉबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो tapetum helps in the dinescence of anther. Exine of pollen grain is made up of sporopollenin. Pollen grains of many species causes allergies. Pollen grains are stored in liquid nitrogen. So सभी बच्चों को पता है, वो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने क्लासेस अटेंड करी है मेरी, उनको ये पता है कि जो एक्साइन है वो पोलन ग्रेन से बनता है, या ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। जो पोलन ग्रेन है उसकी कई सारी स्पीशीज बहुत सारे लोगों में एलर्जीज कॉज करती है। जो पोलन ग्रेन्स है उनको हम कई सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। बच गया कौन सा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ए, टैपेटम हेल्प्स इन डायनेसेंस ऑफ एंथर, जो कि सही नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving to the next question, question number 22. The next question number 22. A plant that provides a safe place for insects to lay eggs as a floral reward for pollination is। So here we have 4 options. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं, इस फ्लावर में जो इंसेक्ट्स है वो अपना एग ले करते हैं एज अ रिवॉर्ड ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि वो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं उस फ्लावर की, तो इस वजह से एज अ रिवॉर्ड ये उनको प्लेस देता है, ये फ्लावर उनको प्लेस देता है टू ले एग्स। Next we have question number 23, the presence of more than one embryo in a seed। Okay, the presence of more than one embryo in a seed without fertilization is called as somatic hybridization, budding, apomixis और polyembryony। आंसर है polyembryony। polyembryony का ही मतलब है मल्टीपल एम्ब्रियो। जब एक सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं तो हम उसे polyembryony कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। करेक्ट है ये स्टेटमेंट। तो जूस्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जूस्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल asexual reproductive structures. Then we have in potato, ginger and banana, new plantlets arises. ठीक है, then we have new plantlets arises from internodes of modified stems. Then we have water. So कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? जूस्पोर्स माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बिल्कुल सही है।
और ये ऑप्शन भी करेक्ट है। जो वाटर हाइचिन्स होते हैं वो ऑक्सीजन डिप्लीट नहीं करते हैं। सो बच गया ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। Moving to the next question and final question for this video is question number 25. Which of the following generates new genetic variations? So vegetative propagation, sexual reproduction, parthenogenesis and polyembryony. आप सभी को पता है नए जेनेटिक वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ के लास्ट पेज में आपको सारे के सारे आंसर्स मिलेंगे। तो अगर आपको आंसर्स चाहिए तो जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो लास्ट पेज में देख लेना, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26. आई होप दीज लेक्चर्स आर हेल्पिंग यू अलॉट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं बहुत ज़्यादा ब्रैग नहीं करती हूँ कि आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बट जो चीज़ें मैं सीरियसली आप सभी के साथ शेयर करती हूँ ना, उसे ज़रूर से फॉलो करना, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप इनकाउंटर करोगे इस तरीके के क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको सीरियसली पढ़ो ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो और आपको आपका फेवरेट कैंपस मिल सके। ओके, सो प्लीज गो थ्रू एवरीथिंग विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू एंड यस यू आर गुड टू गो। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा एंड विल गेट योर फेवरेट कैंपस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस क्लास। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।